और इन सभी के जाने के बाद रेजो सांजी के पास आती है और इसकी मरहम पट्टी करती है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी साइड हूँ सांजी, मैं अपने भाइयों जितनी ही स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी इमोशंस है, उसी के चलते मैंने तुम्हारी मदद की है। सांजी, हम लोग बहुत ही जल्द रेड लाइन को क्रॉस करके ईस्ट ब्लू में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें एक जंग को लड़ना होगा। ये सुनकर सांजी भी कंफ्यूज जाता है और हम देखते हैं कि पूरी जर्मा किंगडम रेड लाइन के पास पहुंच जाती है और इन लोगों को इस रेड लाइन को क्रॉस करने में पूरे 3 हफ्ते लगने वाले थे। और जर्मा की ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। इनकी शिप्स किसी भी जगह पर चढ़ाई कर सकती हैं और एक पूरे के पूरे कैसल को अपने ऊपर उठाकर ये लोग रेड लाइन को क्रॉस करने लगते हैं। और सांजी के भाई दोबारा इसके पास आकर इसकी धुनाई कर देते हैं और रेजो दोबारा से आकर इसकी चोटों को फिक्स करने लगती है और ये चीज 3 हफ्तों तक चलती रहती है, जिसके बाद फाइनली ये लोग रेड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और ईस्ट ब्लू में आ जाते हैं। जिसके बाद वही दिन आ जाता है जब सांजी के भाई दोबारा से इसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन इस बार सांजी रेजो से कहने लगता है, रेजो, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। ये सुनकर रेजो भी हैरान हो जाती है। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मुझे मेरे पिता की शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, मेरे भाइयों का भी सामना मुझे दोबारा नहीं करना पड़ेगा और शायद मैं अपनी जिंदगी ईस्ट ब्लू के किसी कोने में शांति के साथ जी पाऊंगा। प्लीज, अगर मुझे कहीं से थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं इस नर्क से आजाद हो सकता हूँ। रेजो और सांजी की ये सारी बातें सुनकर रेजो को इस पर तरस आ जाता है। पीछे हट जाओ सांजी, और अपनी पावर्स का यूज करके इसे तहखाने की रॉड्स को बेंड कर देती है। सांजी, तुम्हारे पास भागने के लिए बस एक ही मौका होगा, तो चाहे जो हो जाए डरना बिल्कुल भी मत और यहाँ पर कभी लौट कर दोबारा वापस न आना। और बाहर जर्मा की ये जो वॉरियर्स होते हैं ये साइलेंट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन सभी को तबाही मचाने के लिए कहा गया था और एक जंग शुरू हो जाती है और रेजो सांजी को भगाने में मदद कर रही थी और सांजी को जेल से बाहर लेकर आ जाती है। वॉर शुरू हो चुकी है सांजी, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। तुम्हें यहाँ से सीधा फादर के रूम में जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें एक स्कल वाला पोस्टर दिखाई देगा, जिसके पीछे एक सीक्रेट रूम है और वहीं पर तुम्हें तुम्हारे मास्क की चाबी भी मिल जाएगी। उसके बाद तुम इजीली यहाँ से भाग पाओगे। और सांजी ठीक ऐसा ही करता है, अपने फादर के रूम में पहुँच जाता है और इसे उस सीक्रेट डोर के पीछे वो चाबी भी मिल जाती है। लेकिन तब इसके पिता यहाँ पर आ जाते हैं और सांजी को यहाँ पर देख लेते हैं। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सांजी को अपने पिता को देखते साथ ही एक बहुत बड़ा झटका लगता है और पीछे से रेजो भी देख लेती है कि सांजी पकड़ा जा चुका है। लेकिन तभी सांजी हिम्मत जुटाता है और अपने पैरों के बल खड़े होते हुए कहता है, पिताजी, मुझे आपके इस घटिया से किंगडम में नहीं रहना है और चाहे जो हो जाए मुझे यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। अच्छा, तो इतने दिनों में तुम्हारे अंदर थोड़ा सा घमंड तो आ ही चुका है। हाँ, चलो, रोने के अलावा तुमने कम से कम बोलना तो सीख लिया। लेकिन तुम्हारे जैसा एक बच्चा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है वो कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? यहाँ से जाओगे तो बाहर मारे जाओगे। और सांजी भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं मारा भी जाऊंगा तो भी मैं यहाँ से भागूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता हूँ, हालांकि तुम एक फेलियर हो, पर मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं अपने ही हाथों से अपनी औलाद को नहीं मार सकता। मैं खुद तुम्हें यहाँ से आजाद कर देना चाहता हूँ। जिस पर सांजी भी इमोशनल हो जाता है। सांजी, मुझ पर एक एहसान करना, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी ये मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसी एक औलाद होना मेरे लिए शर्मनाक बात है। और जाते जाते भी सांजी के पिता सांजी को एक बहुत ही बड़ा इमोशनल डैमेज दे देते हैं और सांजी अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करता है, पर है तो छोटा बच्चा ही ना। और फादर की ये बात सुनकर रेजो भी पीछे से रो रही होती है, जिसके बाद सांजी अपनी स्वॉर्ड को यहीं पर गिरा देता है और यहाँ से चला जाता है। भाई साहब, क्या इंसान है यार, ये कितना घटिया बाप है भाई इसका। अब रेजो सांजी की हेल्प करती है और इसे एक ऐसी शिप के पास लेकर जाती है जो कि पास ही के किनारे पर थी। और रेजो सांजी से कहती है कि तुम्हें इस शिप के जरिए यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, पर सांजी यहाँ पर रो रहा होता है और रेजो भी रोने लगती है। सांजी, मेरी बात को याद रखना, यहाँ पर वापस कभी भी लौट कर नहीं आना। ये समुद्र बहुत ही बड़ा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लोगों से मिलोगे। और ऐसा बोलकर सांजी को धक्का दे देती है। सांजी, यहाँ से भाग जाओ और वापस लौट कर कभी मत आना। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सांजी को मार मार कर इसके तीनों भाइयों ने इसकी हालत खराब कर दी है। इसके चेहरे का नक्शा तक बिगाड़ दिया होता है, बिल्कुल इसके बचपन की तरह। और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी इनके जाते ही रेजो यहाँ पर आ जाती है और सांजी की हालत को देखकर, अगर तुम उस बूढ़े शेफ की चिंता करना छोड़ दो सांजी, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और न जाने क्यों तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि तुम आखिर यहाँ पर वापस आए ही क्यों हो, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम इस जगह को भूल जाना चाहते हो। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी क्रैकर्स के सामने होता है और इतना ज्यादा लड़ने की वजह से अभी से भूख लगने लगती है। और यहाँ पर जो बिस्किट्स के टुकड़े पड़े हुए थे, लूफी इन्हें पकड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। भले ही ये बिस्किट्स हैं, पर कोई मामूली बिस्किट्स नहीं है। ये इतने ज्यादा हार्ड है कि तुम्हारे अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। और ये बात जैसे ही नामी के कानों पर जाती है, एक सेकंड, क्या ये सच में खाना है क्या? अगर ऐसा है तो हमारा काम बन गया। जिसके बाद नामी अपने वेदर टेम्पो का यूज करके यहाँ पर बारिश करवाना शुरू कर देती है। और जैसे ही एक बिस्किट वॉरियर लूफी पर अटैक करता है तो उस अटैक से इसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। लूफी, अब तुम इन सभी को इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि बारिश की वजह से ये सभी बिस्किट्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और लूफी बिस्किट्स पर टूट पड़ता है और इन सभी पर मुक्के जड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी बिस्किट्स धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं। क्रैकर्स दोबारा से इन सभी को बनाने की कोशिश करता है, पर बारिश हो जाने की वजह से इनकी स्पीड स्लो हो जाती है और लूफी इन सभी पर टूट पड़ता है और इनके बनने से पहले ही इन सभी को खाना शुरू कर देता है। ये देखकर क्रैकर्स कहने लगता है कि भाई तुम इन्हें कैसे खा सकते हो? अरे यार, ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, ये सारे बिस्किट्स है और मुझे भूख लग रही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लूफी कितना बड़ा
बड़ा वाला बुक्खड़ है इन्हें दीमक की तरह खाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी क्रैकर दोबारा से इन सभी को बनाने लगता है और तभी नामी के उस वेदर रैक की पावर भी खत्म हो जाती है और बारिश बंद हो जाती है। लूफी तुम जरा मेरे पीछे आओ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इन बिस्किट्स को और भी ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। अब लूफी नामी को फॉलो करता है और इसके पीछे क्रैकर्स और ये सभी सोल्जर्स भी हाथ धोकर पड़ जाते हैं। और यहाँ पर ब्रूली के मिरर वर्ल्ड के अंदर चॉपर और कैरेट अभी भी सांजी को मिरर वर्ल्ड के जरिए से ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ब्रूली यहाँ पर इन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है। आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ ढूंढ लिया। और ब्रूली को अपने सामने देखकर इन दोनों की फट जाती है और दोनों यहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं। और यहाँ पर नामी लूफी को उसी जूस वाले रिवर के पास लेकर आ जाती है और लूफी यहाँ पर इन सभी बिस्किट सोल्जर्स को पकड़ पकड़ कर इस जूस वाली नदी के अंदर डुबा देता है और चाय बिस्किट की तरह डुबो डुबो कर खाता है। लूफी इतना ज्यादा खाता है कि खा खा कर इसका पेट फूल जाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है और क्रैकर अपनी स्वॉर्ड से लगातार लूफी पर हमला करता है। लेकिन लूफी इन सभी को डॉज कर देता है और क्रैकर्स कहने लगता है कि भाई तेरा पेट है कि कुआं है, कभी भरता ही नहीं है। अरे यार मैं अभी भी बहुत सारा खा सकता हूँ, तुम्हारे बिस्किट उस जूस के साथ बहुत ही कमाल के लग रहे हैं यार। और यहाँ पर वन ऑफ द 3 जनरल्स में से एक को लूफी ने इतनी बुरी तरह से रोस्ट किया कि सभी होमीज हैरानी के साथ बस लूफी को ही देखते जा रहे थे। और किंग बॉम्ब कहने लगता है कि आज तक किसी ने भी हमारे जनरल क्रैकर का इतनी बुरी तरीके से मजाक नहीं उड़ाया है। लड़के क्या तुम्हें इसका अंजाम पता भी है क्या? अब इस बार लूफी ने खा खा कर अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया था। भाई लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। जिस पर क्रैकर्स कहता है कि हाँ और अब तुम अपनी लिमिट पर हो, पर मेरी कोई भी लिमिट नहीं है। और क्रैकर दोबारा से अपनी बिस्किट वॉरियर्स की फौज को खड़ा कर देता है। लूफी आज तुम्हें दिखाना होगा कि तुम कितने बड़े वाले बुक्खड़ हो। भाई साहब वही कितना ही खाएगा यार लूफी भी। और यहाँ पर जर्मा 66 पे हम सांजी के फादर को देखते हैं। तो अब क्योंकि सारी अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, हम लोग होल के एक शैडो के लिए निकलने वाले हैं। और यहाँ पर सांजी की हालत खराब हो चुकी है और इसका चेहरा फूल गया था और अब ऐसी भद्दी शक्ल के साथ अपनी फियांसे के पास तो नहीं जा सकता है। और रेजू सांजी को एक मास्क देती है जिसे लगाते साथ ही सांजी का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। एक बात बताओ सांजी, तुम्हारे अंदर ये जेंटलमैन वाली बात कैसे आ गई? तुम उस मामूली सी शेफ के लिए खड़े हो गए, तुमने उसके लिए अपने भाइयों से पंगा तक ले लिया। हाँ रेजू डायनासोर्स के जमाने से ही ये बात चली हुई आ रही है कि एक मर्द कभी भी एक औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है और वो मर्द बहुत ही ज्यादा घटिया होते हैं जो कि किसी भी औरत पर हाथ उठाते हैं। और यहाँ पर लूफी ने खा खा कर अपने पेट को किसी 1500 लीटर वाली टंकी की तरह बना लिया है। भाई मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता। और तुम्हें खाना भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे लड़ लड़ कर थक चुका हूँ, सुबह से बिस्किट्स बना रहा हूँ पर तुम्हारा पेट है कि भरता ही नहीं। साले इतना कौन खाता है? और सभी होमीज लूफी की एपेटाइट को देखकर कहने लगते हैं कि माना कि ये जनरल क्रैकर बहुत ही ज्यादा स्केरी है, लेकिन इस लड़के का जो एपेटाइट है ये इससे भी ज्यादा स्केरी है। और किंग बॉम्ब बताने लगता है कि अगर जनरल क्रैकर ऐसे ही चलते रहे तो ये हारे जाएंगे। और क्रैकर किंग बॉम्ब को देखकर कहता है कि किंग बॉम्ब एक बात कान खोलकर सुन लो, जब मामा को पता चलेगा कि तुम हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हो तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगी। जिस पर किंग बॉम्ब बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो लड़की है इसके पास मामा की सोल से बना हुआ विवरे कार्ड है और हम सभी लोग ना चाहते हुए भी मामा के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। जिस पर क्रैकर्स पूरी बात को समझ जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुमने फिर भी मामा के साथ गद्दारी की है। और क्रैकर्स दोबारा से अपने सभी बिस्किट सोल्जर्स को बना लेता है और इस वक्त तक लूफी की हालत खा खा कर खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ तुम इससे ज्यादा नहीं खा सकते हो और ना ही यहाँ से भाग सकते हो। और इन सभी क्रैकर आर्मी के सोल्जर्स को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर लूफी नामी से कहता है, भाई नामी क्या हम इन्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते क्या? क्योंकि हमें खा खा कर बुरी तरह से थक चुका हूँ। कान खोलकर सुन लो क्रैकर, तुम्हारी मामा होगी कोई एम्परर, लेकिन हमारा कैप्टन वो है जो कि आगे चलकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा और हमारे कैप्टन की एपेटाइट की कोई भी लिमिट नहीं है। नामी और किंग ऑफ द पायरेट वाली लाइन तुम्हारी ठीक है पर मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता यार, पूरा दिन बस खाता ही आ रहा हूँ। लेकिन ना चाहते हुए भी लूफी को इन सभी को खाना पड़ता है। सांजी मैं तुम्हारे लिए इन्हें भी खा सकता हूँ। और इन सभी को खाने लगता है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं और एक सर्वेंट आकर सांजी से कहती है कि सर आपको रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग निकलने वाले हैं। पर सांजी को यहाँ पर इसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी रेजू सांजी के मुंह से उस सिगरेट को बाहर निकाल देती है। और गाइस सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, जूस पिया करो गाइस, वो भी मौसमी का। सांजी तुम एक रॉयलिटी हो और रॉयल लोग ऐसे स्मोक नहीं किया करते हैं। और यहाँ पर लूफी ने खा खा कर अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। इतना ज्यादा खा चुका होता है कि अब लूफी अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता है, लेकिन अपने पीक पर पहुंचने के बावजूद भी सांजी के लिए बस खाता ही जाता है और अब लूफी से चला भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर तो ठीक है क्योंकि अब तुम अपनी लिमिट्स पर हो तो मैं तुम्हारे पेट को ही फाड़ डालूंगा। और क्रैकर्स तेजी से लूफी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही क्रैकर का अटैक लूफी को लगने वाला होता है, लूफी यहाँ पर अपने गियर 4 को यूज करता है और लूफी की बॉडी से बहुत सारी हवा रिलीज होती है। लेकिन इस बार लूफी एक अलग ही शेप में होता है जिसे लूफी गियर 4 का टैंक मैन नाम देता है। और जैसे ही क्रैकर्स लूफी पर अटैक करता है तो इसका अटैक रिपेल हो जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि लूफी ऐसी सिचुएशन में भी फाइट कर पा रहा है। क्रैकर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके लगातार 3-4 हमले करता है, लेकिन लूफी की लोअर बॉडी के ऊपर हाकी की कोटिंग हो जाने की वजह से क्रैकर का कोई भी अटैक काम नहीं करता है। और क्रैकर कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम नहीं बचोगे स्ट्रॉ हिट। और ऐसा बोलकर लूफी पर एक अटैक परफॉर्म करता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लूफी क्या तुम ठीक हो? पर जैसे ही धुआं उठता है तो हम देखते हैं कि क्रैकर की स्वॉर्ड लूफी के पेट में फंस
चुकी थी, जिसके बाद लूफी क्रैकर को अपनी तोंद के अंदर खींचना शुरू कर देता है और तभी अपने सभी बिस्किट सोल्जर्स को क्रैकर बुला लेता है। लेकिन नामी इन्हें देखते साथ ही अपने वेदर टेम्पो का यूज करने लगती है, जिस पर लूफी इस बार नामी को मना कर देता है और कहता है कि ये मेरे प्लान का हिस्सा है नामी, इन्हें सॉफ्ट मत करो। और लूफी क्रैकर को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जब मेरा पेट पूरी तरह से भरा होता है तो मेरी ताकत क्या होती है। और लूफी यहाँ पर अपना एक नया अटैक बना देता है, गम गम कैनन बॉल। और अगले ही पल क्रैकर को अपने पेट से ऐसे रिलीज करता है जैसे कि एक तोप के गोले को रिलीज किया जाता है। अब मैं तुम्हें न्यू वर्ल्ड के आखिरी कोने तक भेज दूंगा। और लूफी ने क्रैकर को एक फ्लाइंग जेट बना दिया था और क्रैकर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे जाने लगता है। अब मैं यहाँ पर किसी भी बिस्किट को नहीं देखना चाहता। और क्रैकर को लूफी ने इतनी बुरी तरह से मारा होता है कि ये बंदा सीड्यूसिंग वुड से ही बाहर निकल जाता है और अपने रास्ते में आने वाली चट्टान पहाड़ हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता जाता है। और यहाँ पर बिग मॉम को बताया जाता है कि स्वीट जनरल स्मूदी आ चुकी हैं, साथ ही काताकुरी भी यहाँ पर आ चुके हैं। क्रैकर की अब तक कोई भी खबर नहीं आई है, उसे काफी समय लग रहा है। और तभी क्रैकर उड़ते हुए तेजी से इसकी तरफ ही आ रहा था और क्रैकर की बॉडी सीधा उसी कैसल पर जाकर लगती है जहाँ पर बिग मॉम अभी मौजूद थी। और ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा का पूरा कैसल ही हिलना शुरू कर देता है और बिग मॉम भी इस हलचल को महसूस कर पाती है। ये चल के रहा है, तभी क्रैकर के सिबलिंग्स यहाँ पर आ जाते हैं और इसके सिबलिंग्स इसे इस हालत में देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन ही नहीं होता है 3 स्वीट जर्नल्स में से एक यहाँ पर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। माउंट ओपेरा और जिलेट ये तीनों ही क्रैकर को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे भाई के साथ ऐसा करे। जिस पर जिलेट बताने लगती है कि ये काम जरूर स्ट्रॉ हैट का होगा, क्योंकि सीड्यूसिंग वुड में यहाँ पर उन्हें ठिकाने लगाने ही क्रैकर गया था। जिस पर माउंट कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉ हैट लूफी जिंदा है और जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। और चिल्लाते हुए गार्ड्स से कहने लगता है कि अभी के अभी यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म सेट कर दो। और अलार्म सेट हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है और सभी लोग शेल्टर्स के लिए भागना शुरू कर देते हैं। और चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि स्ट्रॉ हैट लूफी ने वन ऑफ द 3 स्वीट जनरल्स में से एक जनरल क्रैकर को डिफीट कर दिया है। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं और लूफी की इस कमाल की विक्ट्री को देखकर नामी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है कि तभी पाउंड भी यहाँ पर आ जाता है। माफ करना, मैं भाग गया था। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और मुझे लगा था कि जनरल क्रैकर तुम्हें बहुत इजीली हरा देगा, इसलिए मैं छिप गया था। और सभी होमीज डर के मारे थर थर कांप रहे होते हैं और ये सभी लोग बताने लगते हैं कि हम लोग होमीज हैं, लेकिन फिर भी हम सभी ने तुम्हारा साथ दिया और जनरल क्रैकर को हराने में तुम्हारी हेल्प की, जिसका मतलब है कि अब बहुत ही जल्द हम लोग भी मारे जाने वाले हैं। जिसके बाद किंग बॉम यहाँ पर बताने लगता है कि मामा का जो विवरे कार्ड है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मामा के अलावा उसका विवरे कार्ड उसके बच्चों तक के पास नहीं होता है, लेकिन न जाने कैसे ये विवरे कार्ड इस वक्त नामी के पास है। तुम्हारे लिए अब मुश्किलें और भी ज्यादा पड़ने वाली है बच्ची, क्योंकि जब भी लिन का कोई भी स्वीट जनरल हार जाता है तो वो यहाँ पर खुद इंचार्ज संभालने लगती है, यहाँ तक कि वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकती है। क्या आखिर वो वेदर को कैसे कंट्रोल कर सकती है? उसके पास एक थंडर क्लाउड है जिसका नाम ज़्यूस है और उसकी राइट हैंड में एक सन है जिसका नाम है प्रोमेथियस। और इन दोनों का डेडली कॉम्बो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनके आगे टेक पाए। तो अगर तुम लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल रहा है तो यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि मामा तुम्हें ढूंढ ले। और ये सारी बातें सुनकर लूफी बोलता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा तो यहाँ पर मुझे आना चाहिए भाई। मैं कब से यहाँ पर आ चुका हूँ पर सांजी से एक बार भी नहीं मिला, पता नहीं साला कहाँ है। हम यहाँ तक बस अभी पुडिंग की हेल्प से आ पाए, हमने पैकॉम्स को भी खो दिया और तब से इस स्टूपिड से जंगल के अंदर फंसे हुए हैं। यार कुछ भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। अगर सांजी ने एक बार शादी कर ली तो वो बिग बॉम क्रू के पायलट का हिस्सा बन जाएगा और बहुत ज्यादा देर हो जाएगी नामी, इससे पहले हमें उसे रोकना होगा। हाँ तुमने सही कहा लूफी। लूफी क्रैकर्स ने बताया था कि इस वक्त सांची अपने कैसल में है और अभी थोड़ी ही देर में वो लोग बिग बॉम के साथ मिलने वाले हैं, हमें जल्दी करना होगा। जिसके बाद तीनों किंग बॉम के साथ मिलकर उस कैसल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर अभी सांजी है। और यहाँ पर कैरेट और चॉपर ब्रूली के मिरर वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए हैं और ब्रूली इनके पीछे इन्हें मारने के लिए पड़ी हुई है और ब्रूली से बचते हुए इन दोनों की हालत खराब हो चुकी है। हाँ, कैरेट मैं तो भी छोटा हूँ यार, मैं मरना नहीं चाहता, पर वो भी एक चुड़ैल से। और तभी कैरेट को सांजी मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों इसे कुछ बता पाते तभी रेइजू बीच में आ जाती है। सांजी हमें होल किक शैडो पहुंचना होगा, हम बिग बॉम को वहाँ पर इंतजार नहीं करवा सकते हैं। और चॉपर और कैरेट को पता चल जाता है कि सांजी इस वक्त कहाँ पर है और ये कहाँ पर जाने वाला है कि तभी पीछे से ब्रूली भी यहाँ पर आ जाती है और इसे देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। पकड़े गए। अब इसके बाद सांजी की कैरेज को पूरी तरह से रेडी किया जाता है और बहुत ही जोरों शोरों से सांजी का स्वागत किया जाता है और ये सभी लोग इस कैरेज के ऊपर बैठकर होल किक शैडो की तरफ रवाना हो जाते हैं। जर्मा के सभी सोल्जर्स सांजी को वेडिंग के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी सांजी ऊपर दिखता है और सांजी को अपने सभी दोस्त याद आने लगते हैं और सांजी को समझ में आ जाता है कि अगर एक बार सांजी की शादी पुडिंग के साथ हो गई तो सांजी हमेशा के लिए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को खो देगा। और हम उसी सीन को भी देखते हैं जब लूफी पहली बार सांजी के साथ मिला था। हम बाराती का वही सीन देखते हैं जहाँ पर सांजी के पास एक पायरेट आया था जो कि बहुत ही ज्यादा भूखा था, किसी ने भी इसे खाना नहीं दिया और धक्के मारकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। पर सिर्फ सांजी वही इकलौता इंसान था जिसने इस पायरेट को खाना दिया और इसे खाकर ये पायरेट खाने की अहमियत को समझने लगा और रोते हुए सांजी का शुक्रिया अदा करता है। लूफी भी ये सारा नजारा देखता है। हे बावर्ची, तुम मुझे पसंद आए, क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर सकते हो? प्लीज मेरे शिप के कुक बन जाओ यार और अपनी पायरेट बनने की जर्नी की शुरुआत करो। और कैसे यहाँ पर लूफी ने बाराती को बचाया
पाया और सांजी का जो बचपन से सपना था ऑल ब्लू का, उसे पूरा करने के लिए लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सांजी ये सारी बातें याद करके बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ पर नामी और ये सभी लोग सीड्यूसिंग वुड से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर चॉपर एक टूटे हुए मिरर के जरिए नामी से कांटेक्ट करता है। नामी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें अभी अभी पता चला है कि सांजी ऑलरेडी होल की शैडो के लिए निकल चुका है। हाँ चॉपर, हमें इस बात के बारे में पता है। हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। चिंता मत करो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। पर अभी तुम कहाँ पर हो? नामी, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम ब्रूली से बचकर भाग रहे हैं। ब्रू कैसा है? चॉपर, मुझे उनकी कोई भी खबर नहीं है। नामी, प्लीज किसी मिरर के टुकड़े को अपने पास रखना ताकि हम टाइम टू टाइम तुमसे कांटेक्ट कर पाएं। अगर जिंदा रही तो। और तभी ये मिरर टूट जाता है और चॉपर और कैरेट बुरी तरह से पैनिक कर जाते हैं और इन दोनों को छुपा हुआ देखकर ब्रूली कहने लगती है, तो ठीक है, अगर तुम्हें यही खेल पसंद है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। और ऐसा बोलकर ब्रूली मिरर के अंदर हाथ डाल देती है और सीड्यूसिंग वुड इलाके के उस क्रेन और रैबिट को पकड़कर मिरर वर्ल्ड के अंदर लेकर आ जाती है। चॉपर और कैरेट की हालत ब्रूली से बचते बचते पहले ही खराब हो चुकी है और यहाँ पर इसने तो और साथियों को बुला लिया है और उस जाइंट से क्रोकोडाइल को भी अंदर लेकर आ जाती है, जो कि उस जूस वाली रिवर के अंदर रहता है। चुप रहो, अब हम क्या करेंगे? कि तभी चॉपर को एक आइडिया आता है। कैरेट, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। सांची, तुम बस हमारा इंतजार करना, हम तुम्हें इस मुसीबत से निकाल के रहेंगे।